दोस्तों, तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 को। तो ये एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 के पार्ट 1 है। तो चैप्टर नंबर 6 है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो नागरिकता क्या है? तो किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता को नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता में देखेंगे लोग तो 5 ऐसे आधार है जिसके आधार पे भारत नागरिकता प्रदान करता है। तो ये जो आधार है, पहला है नागरिक एवं राष्ट्र, दूसरा है सार्वभौमिक नागरिकता, तीसरा है वैश्विक नागरिकता, और चौथा है पूर्ण व समान सदस्यता, और पांचवा समान अधिकार। तो नागरिकता देखेंगे लोग तो नागरिकता के अर्थ देखेंगे लोग तो किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता को नागरिकता कहते हैं। और ये जो नागरिकता है ये सामूहिक पहचान होती है। जैसे कि हम सब भारतीय हैं, जो जर्मनी का है वो जर्मनी का कहता है, जो अमेरिकन है वो अमेरिका का कहता है। तो नागरिकता एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी और राइट्स देती है। जैसे कि आप कल्पना करो कि शरणार्थी हो गए, आप किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं या शरणार्थी हो गए, तो ऐसे में ना कोई कानूनी अधिकार होगा और नहीं शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे। जैसे रिफ्यूजीज, इलीगल माइग्रेशन, जैसे रोहिंग्या के मामले में देखा गया था। तब ऐसे में नागरिकता के महत्व समझ में आएगा। और नागरिकता सुरक्षा, बुनियादी अधिकार और सहयोग देती है। और ये जो रिफ्यूजीज है इनके पास ना सरकार ना इन्हें कोई गारंटी नहीं देता है, और इनके जो हालात है ये बहुत असुरक्षित हालात में रहते हैं रिफ्यूजीज। और सुरक्षा, बुनियादी अधिकार और सहयोग में एक इम्पोर्टेंट अधिकार है राजनीतिक अधिकार। जैसे कि जो देश लोकतांत्रिक है वो अपने नागरिकों को राजनीतिक अधिकार देते हैं। और जो ये नागरिकता के कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी संघर्षों के बाद मिले हैं। जैसे कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, एशिया व अफ्रीका के देशों या भारत के संदर्भ में बात करेंगे लोग तो महिलाओं के संघर्ष। और नागरिकता में देखेंगे लोग तो ये जो नागरिकता है, राष्ट्र और नागरिक इन दोनों के बीच का जो संबंध है, केवल यही नागरिकता है या फिर नागरिक एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। तो यहाँ पे देखेंगे लोग तो नागरिकता केवल कानून नहीं है। तो नागरिकता केवल कानूनी बाध्यता नहीं है, नागरिकता में और भी तरह की चीजें शामिल है। और नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण व समान नागरिकता में देखेंगे लोग तो सबसे पहले एग्जांपल्स देखेंगे लोग। मान लीजिए कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे है और रेलवे में आप उसके अंदर चले गए, तो अब एक दुनिया बन गई और प्लेटफॉर्म की दुनिया बाहरी हो गई और ट्रेन की दुनिया अंदर की हो गई या अंदर वाली दुनिया हो गई। और जब ट्रेन के अंदर लोग आ गए तो ये लोग सोचेंगे कि अब हमारे स्वार्थ जो है वो साझे है, और अगर ट्रेन में कोई भी समस्या होगी तो हम सब मिलकर निपट लेंगे लोग। और दूसरा एग्जाम्पल से मान लीजिए कि कोई स्टेट है और ये अदर स्टेट है, जैसे कि दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करेंगे लोग तो यहाँ पे रोजगार ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा आएंगे। दूसरा है उत्तर पूर्व राज्य की बात करेंगे लोग तो, और जब आपके पास चिकित्सा, आवास, संसाधन सीमित होते हैं तो तब आप बाहरी लोगों को भगा देते हैं। सीमित है तो एग्जाम्पल्स देखेंगे लोग। यहाँ पे एक नारा चला मुंबई वालों के लिए, और यहाँ पे ये नारा ये कहता है बाहरी लोगों को रोकने का प्रयास या मांग की जाती है। ऐसे में अनेक संघर्ष होती हैं। संविधान में देखेंगे लोग तो जो संविधान है तो संविधान में कहीं भी आने जाने की, गमनागमन की स्वतंत्रता दी गई है। वह समान नागरिकता में ही देखेंगे लोग। और ये मजदूर के बारे में बात करेंगे लोग तो ज्यादा यहाँ के जो लेबर है लोग बिहार और यूपी के, ये तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जाएंगे लोग, फिर दिल्ली। और जो लोग एजुकेटेड है जैसे इंजीनियर, और फिर वो लोग टेक वगैरह में चाहते हैं तो वो लोग बेंगलोर जाएंगे। जो भी उन लोग का होम टाउन था, जो भी जगह थी वहाँ पे सीमित अवसर था, शिक्षा नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था और सीमित अवसर थे। और नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेट, प्रवास। तो माइग्रेट के प्रवास के अर्थ देखेंगे लोग तो इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। कारण क्या होगा? तो भेदभाव, शिक्षा, रोजगार, आपदा या प्रदूषण, इसके कारण होंगे। टॉपिक है इक्वल राइट, समान अधिकार। तो जो राज्य सत्ता है सभी को बुनियादी अधिकार प्लस न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देता है। तो समान अधिकार में देखेंगे तो सरकार समान अधिकार प्लस बुनियादी अधिकार प्लस न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दे, ये बात समान अधिकार में शामिल है। और इसी में अगर हम शहरी जीवन की बात करें तो, और शहरी जीवन में शहरी गरीब की बात करेंगे लोग तो जो कि झोपड़पट्टी में रहते हैं या झोपड़ी में रहते हैं, और इनके पास स्वास्थ्य के कंडीशन, सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छ सफाई नहीं है, बीमारियां हो रही हैं, और तब आप कहेंगे कि इनके समान अधिकार मिले हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे लोग तो मुंबई के धारावी की बात करेंगे लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे। और शहर में जो फुटपाथ पे विक्रेता रहते हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, और ऐसे में जो शहरी फुटपाथ विक्रेता है उन लोगों के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि वे लोग वहाँ पे अवैध रूप से रहते हैं और इनको हटाया जा रहा है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने आश्रय को छीन लिया तो आजीविका गई, और अब उसकी आजीविका चली गई तो उसका जीवन कैसे रहेगा? तो जीवन का अधिकार फंडामेंटल राइट, जीवन का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। और शहरी फुटपाथ विक्रेताओं के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नीति 2004 में लेकर आई। और नेक्स्ट टॉपिक है
इसी में आदिवासी जो लोग वन में रहते हैं, हम लोग आदिवासी की बात करेंगे लोग। तो वर्तमान में जिस तरह से प्रगति और विकास की बात की जा रही है, तो ऐसे में एक संकट पैदा हो जाता है कि जंगलों को काटा जा रहा है और उन्हें नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा रहा है और वहाँ पे खनन के कार्य हो रहा है। तो वहाँ के लोगों के जाहिर सी बात है ये सरकार हटाएगी। यहाँ के लोग जब हटेंगे तो इनके भी आजीविका संकट में आ जाएगा और तो इन्हें भी समान अधिकार नहीं मिलेंगे। तब हम लोग कह सकते हैं लोग एक नागरिकता में समान अधिकार सभी को नहीं मिलता है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न पैदा होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिक और राष्ट्र। तो सबसे पहले राष्ट्र और राज्य की बात करेंगे लोग। इसमें तो राष्ट्र और राज्य का जो कंसेप्ट है, इसमें संप्रभुता व लोकतांत्रिक अधिकार, ये दावा सर्वप्रथम अगर देखेंगे तो फ्रांस ने किया 1789 फ्रांसीसी क्रांति और इसका स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये इसका स्लोगन था, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। और यहाँ पे कहा गया राष्ट्र राज्य की सीमाएं केवल उसकी राष्ट्र में संस्कृति प्लस इतिहास प्लस राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा उत्सव, उसे भी राष्ट्र राज्य की संकल्पना में शामिल किया गया और विभिन्न धर्मों भाषा संस्कृति परंपराओं के लोगों का सम्मिलित करता है। और फ्रांस के द्वारा कहा गया कि वो धर्मनिरपेक्ष प्लस समावेशी है। फ्रांस के द्वारा कहा गया, फ्रांस कहता है उसने सभी लोगों को शामिल किया, संस्कृति भाषा राष्ट्रीय पहचान को शामिल किया अपने नागरिकता में, सभी लोगों को शामिल किया अपने नागरिकता में फ्रांस ने। और वहाँ की संस्कृति भाषा राष्ट्रीय पहचान है। और यहाँ पे अलग अलग देशों ने नागरिकता के नियम बना रखे हैं और आवेदक के लिए कसौटियाँ अलग अलग है। उदाहरण के लिए इजराइल और जर्मनी तो धर्म और जातीय मूल को वरीयता देते हैं लोग। और भारत लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष विशेषता है। तो भारत की विशेषता लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष है। ये राष्ट्र राज्य है भारत के। तो हमारे यहाँ भारत के संदर्भ में देखेंगे तो हमारे यहाँ संविधान विविधता को समायोजित करता है या करने की बात करता है। और पूर्ण नागरिकता के मतलब है कि जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्गों को अधिकार मिल रहा है और वंचित वर्गों को किस तरह के अधिकार मिल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व नागरिकता देखेंगे लोग। तो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जुड़ा महसूस करना ही विश्व नागरिकता के समर्थन करता है। राष्ट्रीय नागरिकता देखेंगे लोग। राष्ट्रीय नागरिकता हमें सुरक्षा अधिकार देता है। तो कुछ जो समस्याएं हैं वो राष्ट्रीय नागरिकता से सॉल्व नहीं होती है। तो इसके लिए वैश्विक नागरिकता को अपनाना होगा। चैप्टर है 7 राष्ट्रवाद। तो इसे दो भागों में बांटा देखेंगे लोग। राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय और नेशन सेल्फ डिफिनेशन और राष्ट्रवाद और बहुलवाद को देखेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्र और राष्ट्रवाद देखेंगे लोग। तो इसमें 4-5 बातें ऐसी है जो हमें राष्ट्रवाद से जोड़। तो पहला है साझा विश्वास, दूसरा है इतिहास और तीसरा है भू क्षेत्र, चौथा है साझे राजनीतिक आदर्श और नेशन। राष्ट्रवाद को देखेंगे लोग। तो राष्ट्रवाद के आम राय देखेंगे लोग। तो देशभक्ति, राष्ट्रीय पहचान या राष्ट्रीय ध्वज और देश के लिए बलिदान। और अगर पिछली 2 शताब्दियों की बात करें तो राष्ट्रवाद का अर्थ काफी बदला और राष्ट्रवाद को एक सम्मोहन राजनीतिक सिद्धांत है। एक सम्मोहन राजनीतिक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आते हैं। राष्ट्रवाद एक सम्मोहन राजनीतिक सिद्धांत के रूप में सामने आया जिसने जनता को जोड़ा और जनता को तोड़ा भी। वही अत्याचारी शासन से भी मुक्ति दिलाने का कार्य किया। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन और विभिन्न विरोधों की बात करें या कठोरता, विद्वेष, घृणा की बात करें, ये सारी चीजें कई साम्राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने में बड़ी भूमिका रही। और राष्ट्रवाद के कई चरणों से गुजरा है या कई इसके चरण रहे हैं। जैसे यूरोप की बात करें, जैसे 19वीं सदी में जो यूरोप है वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया और बाद में इसका एकीकरण हो गया और राष्ट्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण इसने किया। तो ये सब है राष्ट्रवाद। नेक्स्ट टॉपिक है नेशंस एंड नेशनलिज्म, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। और इसमें केवल हम अगर राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक हो सकता है। राष्ट्र क्या व्यक्तिगत हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, क्या सामुदायिक हो सकता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर पहचान नहीं। और परिवार में देखेंगे लोग तो परिवार में हम लोग एक दूसरे के चरित्र को जानते हैं लोग। और समुदाय की बात करेंगे लोग तो अगर कोई जनजातीय समुदाय है तो वंश या फिर रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। और राष्ट्र की पहचान इन सब से अलग है। राष्ट्र जो है इन सब से अलग है। और यहाँ पे देखेंगे लोग तो राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से संबंधों पर आधारित नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एकता के सूत्र को खोज लेते हैं और एक हो जाते हैं। यही राष्ट्रवाद है। तो फिर देखेंगे लोग कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। तो हम परिवार नहीं है, वंश जाति से नहीं जुड़े हैं, तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा देखेंगे लोग। तो हमारी समान भाषा, रीति रिवाज, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज या हमारे एक होने के भाव, ये सारी चीजें ऐसी है जो हमें आपस में जोड़ती है। तो हम सब कैसे हैं, सहभागी है, हम सब सहभागी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है और जो सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं व कल्पनाओं से बना हुआ होता है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद को बांधने के लिए हमारे सामूहिक विश्वास, आकांक्षाएं ये सारी चीजें अलग अलग हो सकती है। जैसे राष्ट्र निर्माण का पहला जो आधार होगा वो पहला है साझा विश्वास, दूसरा है इतिहास, तीसरा है राजनीतिक आदर्श प्लस पहचान, चौथा है भू क्षेत्र। और ये सारी पॉइंट को एक एक करके देखेंगे लोग। सबसे पहले देखेंगे लोग साझा विश्वास को। तो साझा विश्वास राष्ट्र और राष्ट्रवाद में कुछ आधार की बात करेंगे लोग 4-5। तो पहला है साझा विश्वास। साझा विश्वास सामूहिक पहचान व दृष्टिकोण है जिसका स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व हो, साथ में टीम की भावना हो। तो राष्ट्र का अस्तित्व तब तक है जब तक
जब तक हम सब सामूहिक रूप से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र का अस्तित्व तब तक है जब तक हम लोग एक दूसरे पर विश्वास हो। दूसरा है अस्थायी इतिहास। तो हमारा एक अस्थायी ऐतिहासिक या इतिहास पहचान, हम सबका एक अस्थायी ऐतिहासिक पहचान है। दूसरा है हमारी साझी विश्वास है, स्मृतियाँ है, साझे अभिलेख है, जैसे अशोक के अभिलेख है, जैसे भारत के राष्ट्रवादियों का दावा था कि भारत बतौर सभ्यता, तो अगर सभ्यता की बात करें तो भारत का लंबा व अटूट इतिहास रहा है। और तीसरा है सभ्यता मूलक निरंतरता और एकता राष्ट्र के बुनियादी पहचान है। और एक एग्जाम्पल की बात करेंगे लोग, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जो जवाहरलाल नेहरू की बुक थी, इस बुक में लिखा हुआ है कि विविधता हमारे समाज में है, प्लस विविधता के साथ साथ एकता भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तीसरा है भू क्षेत्र, तो भू क्षेत्र खास भौगोलिक क्षेत्र से पहचान अपने पहचान जोड़ ली, सामान्य रूप से इसे मातृभूमि या पितृभूमि के रूप में अपनी जगह क्षेत्र से जोड़ देना। चौथा है साझे राजनीतिक आदर्श, हम सबका राजनीतिक आदर्श लोकतंत्र है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता उदारता है, तो ये सब साझे राजनीतिक आदर्श है। और लोकतंत्र में साझी प्रतिबद्धताएं है और नागरिक दायित्व जिम्मेदारी का बोध वो भी राष्ट्र कराता है। पांचवा है साझी राजनीतिक पहचान, तो साझी राजनीतिक पहचान में बात करेंगे लोग तो समान भाषा, संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज। और इसमें सकारात्मक पक्ष की बात करेंगे तो विभिन्नता हमेशा अच्छी नहीं है। और यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बात करेंगे लोग तो अल्पसंख्यकों की राष्ट्र की बात करेंगे लोग। और नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र आत्मनिर्णय, तो इसमें सामाजिक समुदाय वर्सेस राष्ट्र की बात करेंगे लोग। तो सामाजिक जो समुदाय है वो अपने लिए मांग नहीं कर सकता है, ये अपने लिए आत्मनिर्णय नहीं मांग सकता। राष्ट्र अपने लिए आत्मनिर्णय मांगता है, अन्य देशों से शासन करना व भविष्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता व पहचान करता है। तो सामाजिक समुदाय आत्मनिर्णय नहीं मांगता है, राष्ट्र आत्मनिर्णय मांगता है। और दूसरी 19वीं सदी की बात करेंगे लोग तो यहाँ पे राष्ट्रवाद चल रहा था यूरोप में। और तो यूरोप में आधार था एक संस्कृति एक राज, राष्ट्रवाद का आधार था। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र का आधार क्या था, एक संस्कृति और एक राज का आधार था। यहाँ पे देखेंगे लोग तो यूरोप में सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ और संभव नहीं था कि एक संस्कृति एक समुदाय एक राष्ट्र हो जाए। दूसरे टॉपिक है एशिया और अफ्रीका की बात करेंगे लोग तो काफी इसके देश रहे वो गुलाम रहे थे, ब्रिटिश के उपनिवेश रहे। और यहाँ पे जो स्वतंत्रता संघर्ष हुए इसके पीछे धारणा थी राष्ट्रवाद की। और ये सब आत्मनिर्णय चाह रहे थे और इनका लक्ष्य था आत्मसम्मान और समानता और सामूहिक हितों की रक्षा करना प्लस न्याय की बात करना। ये सारे लक्ष्य रखे। और राष्ट्रवाद और विरोधाभास वर्सेस अल्पसंख्यक, राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यकों के बीच में विरोधाभास छोड़ जाता है। और राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यकों के बीच में एक विरोधाभास है। और नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म, राष्ट्रवाद और बहुलवाद देखेंगे लोग तो राष्ट्र की समावेशी रीति से परिभाषित करे और सभी सदस्यों को महत्व दे। और एक संस्कृति एक राज का विचार त्यागने की जरूरत है और विभिन्न संस्कृतियां प्लस विविधता आपस में मिलकर है। और लोकतांत्रिक देशों ने इस लक्ष्य को प्राप्त अल्पसंख्याओं हेतु अधिकार व न्याय की बात की गई। विधान में अधिकार दिया गया है, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, ये सारे लोकतांत्रिक देशों के द्वारा दिए गए हैं। लास्ट चैप्टर है 8 और ये है धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्म के बीच वर्चस्व, धर्म के अंदर वर्चस्व और धर्मनिरपेक्षता राज, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय का भारतीय मॉडल और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना देखेंगे तो धर्म विरोधी है और पश्चिम से आयातित है। और अल्पसंख्यकवाद इसको कहा जाता है अतिशय हस्तक्षेपकारी कहा जाता है। वोट बैंक की राजनीति का एक थप्पा है वो भी इस पर लग जाता है। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता के अर्थ देखेंगे तो धर्म के आधार पर भेदभाव न करना, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे तो लोग तो धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार व स्वतंत्रता नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता के कार्य देखेंगे लोग तो इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है इंटर रिलीजन डोमिनेशन, धर्मों के बीच वर्चस्व। तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के मतलब होता है धर्मों के बीच वर्चस्व। और दूसरा है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, तो इसका मतलब होता है धर्म के अंदर वर्चस्व। तो धर्मों के बीच के वर्चस्व को देखेंगे लोग तो इसको कहेंगे अंतर धार्मिक वर्चस्व को रोकता है। धर्मनिरपेक्षता अंतर धार्मिक वर्चस्व को रोकता है। और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन में बात करेंगे लोग तो 1984 में दिल्ली के सिख दंगे और गुजरात 2002 में धर्म के नाम पर जो मुसलमान के खिलाफ अत्याचार हुए, दंगे हुए। और लास्ट में कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे लोग तो विस्थापन और उनका हत्या किया गया। तो ये एग्जाम्पल यही बता रहा है कि किसी एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय का उत्पीड़न किया गया। और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन के और जो धर्म के अंदर वर्चस्व की बात करता है इसे हम अंतर धार्मिक वर्चस्व को रोकना। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन ये जन समुदाय के लिए अफीम के काम करता है
जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा, और धर्म के अंदर वर्चस्व में कहा जाता है कि जिस दिन इस सभी के लिए बुनियादी जरूरत पूरी हो जाएगी, धर्म विलुप्त हो जाएगा। और तीसरा है स्त्री पुरुष को समान पाए, कोई धर्म ऐसा नहीं है। और ये कहा जाता है कि सभी धर्मों की एक समस्या है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा जहाँ पे स्त्री पुरुष को समान पाए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दलितों को मंदिर प्रवेश से रोकना, या दलितों को मंदिर प्रवेश से क्यों रोका जाता, ऐसा होता तो। और नेक्स्ट टॉपिक है धर्म निरपेक्ष राज। तो सेकुलर स्टेट में देखेंगे लोग तो इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। जागरूकता व शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से धर्मों के बीच का पारस्परिक जो विश्वास है उसको बनाए रख सकते हैं। पारस्परिक व सहायता इसके लिए बहुत जरूरी है। और पूर्वाग्रह को कम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पार्ट देखेंगे लोग तो, लेकिन ये ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, राज को इसमें प्रयास करना होगा। राज के हाथों में सार्वजनिक शक्ति हो। और इसमें देखेंगे लोग कि राज इस तरह से काम करेगा कि अंतर धार्मिक समुदाय के बीच टकराव न हो। और राज इसके लिए भी प्रयास करेगा कि धार्मिक समानता को भी बढ़ावा दिया जाए। और नेक्स्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष राज। तो राज इसके लिए क्या करेगा, तो वर्चस्व को कैसे रोका जाए। राज सत्ता किसी धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित हो। जैसे पुरोहितों की बात करेंगे लोग तो अगर पुरोहित इसे चलाए तो उसे धर्मतंत्र कहते हैं। और जब धर्मतंत्र होगा तो लोकतंत्र पॉसिबल नहीं है। और पुरोहितों के द्वारा जो चलाए गए समाज थे वो श्रेणीबद्ध के लिए उत्पीड़न के लिए कुख्यात था। और दूसरा एग्जाम्पल है मध्यकाल में यूरोप में पोप की सत्ता। और नेक्स्ट टॉपिक है वर्चस्व को रोकने हेतु राजतंत्र और धर्मतंत्र में अलगाव। राज सत्ता और धर्मतंत्र में स्पष्ट रूप से अलगाव होनी चाहिए, सेपरेशन होनी चाहिए। जैसे अनेक राज धर्मतांत्रिक नहीं है, लेकिन उनका एक गठजोड़ है, वो किसी धर्म समुदाय से हो जाता है। जैसे 16वीं सदी का यूरोप चर्च से संबंधित था और चर्च का ज्यादा प्रभाव था। और दूसरा एग्जाम्पल से जो सुन्नी संप्रदाय है वो पाकिस्तान में बेसिकली आधिकारिक धर्म है। पाकिस्तान का सुन्नी इस्लाम आधिकारिक धर्म है। तो धर्म और राज के बीच में औपचारिक गठजोड़ न हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि राज प्रयास करे। और दूसरा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। इसे पश्चिमी देशों का मॉडल भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक बात कही जाती है कि जो यूरोपीय मॉडल है न तो धर्मतांत्रिक है न ही धर्म की सत्ता करना है। दूसरा ये कहा जाता है कि धर्म और राज सत्ता के बीच के जो संबंध है पारस्परिक निषेध माना जाता है। पारस्परिक रूप से निषेध माना जाता है धर्म और राज सत्ता के बीच के संबंध को। यहाँ पे कहा जाता है कि धर्म राज सत्ता में दखल नहीं देगा और राज सत्ता धार्मिक व निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरा तर्क है धार्मिक तर्क के आधार पर नीति नहीं बनेगी। और एग्जाम्पल्स देखेंगे लो तो धर्म किसी के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, अत्याचार किसी समुदाय पर अत्याचार कर रहा है और किसी समुदाय के जातीय आधार पर बहिष्कार कर रहा है, तो ये धर्म कर रहा है। तो ऐसे में राज एक मुख्य दर्शक होगा। ज्यादातर से इंडिया में यही देखा जाता है। और ये सारे पॉइंट को नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल को नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और यहाँ पे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। और ये सकारात्मक कैसे है, तो अगर धर्म में परेशानियां हैं, मान लीजिए कि धार्मिक आधार पर बाल विवाह करो, जाति प्रथा को अपनाओ या फिर सती प्रथा, तो इस तरह के प्रथाओं पर राज हस्तक्षेप करेगा। और कुछ पॉइंट और देख लेते हैं लोग यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता में। अगर धर्म राज के मामलों में दखल देगा और राज धर्म के मामले में दखल देगा या हस्तक्षेप करेगा, तो इस मामले में घुसपैठिया माना जाएगा। दोनों को अवैध तरीके से एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा। और इसमें यह कहा जाता है कि राज धार्मिक समुदाय को वित्तीय सहायता नहीं देगा, और भारत में दे सकता है। राज धार्मिक समुदाय को वित्तीय सहायता भारत में दे सकता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे लोग तो धर्म ने अगर किसी का बहिष्कार कर दी तब ऐसे में राज हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म निजी मामला है, कानूनी विषय नहीं है।
और भारतीय धर्मनिरपेक्षता देखेंगे लोग तो इसमें 3 सिद्धांतों की बात करेंगे लोग। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता 3 सिद्धांतों को पालन करती है। पहला है हस्तक्षेप का सिद्धांत, दूसरा है हस्तक्षेप का सिद्धांत और तीसरा है सभी धर्मों का समान आदर करना। और इसके लिए राज्य का कोई औपचारिक धर्म नहीं होगा। और यहाँ पे यूरोपीय मॉडल देखेंगे लोग तो स्वतंत्रता और समानता की व्याख्या व्यक्तिवादी ढंग से की गई है। और स्वतंत्रता के मतलब है व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समानता के मतलब है व्यक्तियों के बीच समानता। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ और पॉइंट को देखेंगे लोग और इसकी विशेषता। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता देखेंगे तो पहला है इसमें बहुत गहरी व विविधतापूर्ण है और इससे हमारे अंदर सहिष्णुता आती है और धार्मिक विविधता इसी से आती है। अतः समुदाय की धार्मिक समानता, महिलाएं, दलित व अन्य वर्ग, उसके लिए राज्य प्रयास करेगा कि इनकी स्थिति पहले से ठीक हो जाए। राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश जैसे अस्पृश्यता, बाल विवाह, इस तरह के मुद्दे में राज्य हस्तक्षेप करता है, बोलता है। और दूसरा है केवल व्यक्तियों की आज़ादी नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक समानता व अधिकार भी है। और अगर आर्टिकल की बात करेंगे लोग तो 29 और 30 और 25 से 28 तक के आर्टिकल, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता, तो नेहरू के जो विचार है वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में है। तो नेहरू जी कहते थे कि राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा, ऐसा नेहरू जी कहा करते थे। और नेहरू जी को भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दार्शनिक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे लोग तो जैसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ करते थे, वो अपने नाम बदलकर और कमाल अतातुर्क, और इसका अर्थ होता है तुर्कों का पिता। कमाल अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता। और नेहरू जी स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे और सांप्रदायिकता का विरोध करते थे। किसी भी प्रकार के सांप्रदायिकता का विरोध नेहरू जी करते थे। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में देखेंगे लोग तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अथवा सहिष्णुता, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता के तत्व है। अगर आप चाहते हैं हम सभी साथ में शांति पूर्वक रहे, तब ऐसे में एक जो सकारात्मक विधि हेल्प करेगी। सकारात्मक विधि मतलब राज्य का धर्म में हस्तक्षेप करना। जैसे राज्य में धर्म के आधार पर जातिगत विभाजन अस्वीकार्य होगा। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना में देखेंगे लोग तो पश्चिम से आयातित पौधा है और यूरोपीय मॉडल से प्रभावित है। और दूसरा आलोचना धर्म विरोधी है। सस्ता भर धार्मिक वर्चस्व का विरोध किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक पहचान को खतरा है, कि धर्म खतरे में है, ये एक पक्ष हो गया। और अगर आप ये मानते हो कि दुराग्रह करना गलत, मतंग, हिंसा को अपनाना, अगर आप इसको अपना मूल बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि धर्म पर खतरा होगा। और दूसरा पक्ष देखेंगे लोग तो स्वतंत्रता, धार्मिक समानता और संरक्षण बढ़ावा दे रहा है। और आलोचना में तीसरा है अल्पसंख्यकवाद को मढ़ा जाता है। और चौथा है अतिशय हस्तक्षेपकारी है। अल्पसंख्यकवाद को माना जाता है। और चौथा अतिशय हस्तक्षेपकारी, ये ज़्यादा ही हस्तक्षेप करता है, तो समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ज़्यादा करता है। और वोट बैंक की राजनीति है। पांचवा है वोट बैंक की राजनीति है। छठा है असंभव परियोजना है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।